या गाड़ियों का काफिला चल रहा है, उसमें भी सर्व समाज नजर आ रहा है। तो अब बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन बहुजन समाज का ही नहीं, अब सर्व समाज का आंदोलन बन गया है। तो ऐसे में हमारी बात तो कम से कम आप मध्य प्रदेश से बननी चाहिए, अब तो बननी चाहिए। लेकिन मेरे साथी, अभी जब मैं आप लोगों के बीच में आया तब भी आप लोगों ने एक एक करीब 18 से 20 घंटे 2 रोज मैंने लगाया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि रीवा की हर विधानसभा में यहां तक कि 2-2, 3-3 बार मेरा राउंड लगा और उसका रिजल्ट ये रहा कि रीवा के लोगों ने सांसद तक भी जिताने का काम किया था। और वही कार्यक्रम फिर बनेगा। मेरा समाज इतना बड़ा समाज है कि अगर यह समाज तैयार हो जाए, और आज मुझे लगता है बहुत तैयारी नहीं की गई। हमने तो किसी भी साथी को ये प्रेशर नहीं बनाया कि गाड़ी भर के आओ, लेकिन तमाम साथियों ने, हमारे जो मंच पे हैं आसीन, हमारे कोऑर्डिनेटर साथी हैं, प्रदेश के महासचिव साथी हैं, जिले के हैं, ये सारे साथियों ने केवल अपील किया। अपील के माध्यम से आज इतना बड़ा हुजूम मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के मौके पे उमड़ा है। इसलिए मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इतना भरोसा दिला के मैं मान्यवर कांशीराम साहब पे बात करूंगा, क्योंकि जयंती मान्यवर साहब की है। मैं इतना भरोसा जरूर आपको दिलाऊंगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। थोड़ा लंबा अंतराल हो गया है और लंबा अंतराल का फायदा भी हो गया। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा साहब जल्दी आइए। मैंने कहा भाई हमारी नेता का आदेश होगा, जिस दिन उसी दिन आ जाएंगे। लेकिन जो ये 10 साल का अंतराल रहा, वो 10 साल के अंतराल में जो 2-4-10 प्रदेश बचे थे, जिसमें केरल भी था, कर्नाटक भी, तमिलनाडु भी, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये तमाम जो स्टेट जिसका काम इस 10 साल के अंतराल में माननीय बहन जी ने हमें दिया। तो मेरा कहने का मतलब कि हम 10 साल पहले जब आपके यहां से गए तो हम कंटिन्यू और भी प्रदेशों में जहां भी बहन जी का आदेश होता रहा, इस कारवां को बढ़ाने में लगे थे। पुनः उनका आदेश हुआ है कि अब फिर आप मध्य प्रदेश जाइए। इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश में इधर पहुंचा हूं और माननीय कांशीराम साहब की जयंती के मौके पे मैं माननीय बहन जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय बहन जी को बधाई दूंगा और इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में हमें लगाया है, फिर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में सांसद और विधायक और लोकल बॉडीज का चुनाव आए, उसका भी रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि आप लोगों के जोश को देखने के बाद हमें प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आप लोग हमारे में, अभी मैं रामपुर बघलान में जब उतरा तो तमाम लोगों ने गले से लगा लिया। अभी पिछली मीटिंग में इतना गले से लगा लिया, इतना हो गया कि हम भी भावुक हो गए। पूरे देश में वो भावुक वाला ही स्पीच और फोटो चलती रही। तो कहीं न कहीं प्यार दिखता है और उस प्यार को हम खत्म होने नहीं देंगे। इसके लिए भले हमें कितना मेहनत करनी पड़ जाए, हम कोशिश करेंगे कि आपका भरोसा हम टूटने न दें। इसलिए इतना मैं भरोसा दूं। आज माननीय कांशीराम साहब जिस मकसद से आज आप लोगों ने बुलाया है, अब माननीय कांशीराम साहब के विषय में रीवा के लोग, एमपी के लोगों को बहुत कुछ कहा जाए,
सबसे ज्यादा अगर स्नेह मान्यवर साहब ने किसी को दिया तो सबसे ज्यादा स्नेह अगर हम तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जानते हैं, उतना ज्यादा स्नेह मान्यवर साहब का उत्तर प्रदेश वालों को भी नहीं मिला जितना स्नेह मध्य प्रदेश के रीवा और सतना सीधी सिगरौली के लोगों को मान्यवर कांसीराम साहब का मिला। प्यार के साथ साथ चाटा भी मिला है, लेकिन वो प्यार का चाटा कोई वो नहीं था। तो ऐसे में क्योंकि वो भी हमें, तो इसलिए माननीय कांसीराम साहब के विषय में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं कि कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या संघर्ष रहा, ये बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब आप इस आंदोलन से जुड़ते हैं, जब इस आंदोलन की लाइन पे चलते हैं, तो सामने कम से कम जहन बाबा साहब का, फूले जी का, साहू जी का, इनकी तो प्रतिमा रहे। हम लोगों ने फूले जी को नहीं देखा, हम लोगों ने साहू जी को नहीं देखा, बिरसा मुंडा जी को नहीं देखा, बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन इन सबकी छाया, सबका प्रतिबिंब अगर किसी में दिखा हम लोगों को, तो वह नाम अगर कोई है तो वह नाम है मान्यवर कांसीराम साहब। और उस मान्यवर कांसीराम साहब के विषय में अगर हम एक लाइन कह दें कि महापुरुष हमारे जितने हैं, फूले साहू, बिरसा मुंडा, संत कबीर, संत रविदास जी, मान्यवर कांसीराम साहब, ये ऐसे महापुरुष हैं। ये लड़े तब हम यहां खड़े हैं, ये लड़े हैं फिर हम खड़े हैं। अगर ये लड़े नहीं होते तो आज हम यहां खड़े नहीं होते। आज इनके संघर्षों के बदौलत हमें, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि आज जो भी स्थितियां हैं, मैं कल से सतना में हूं, मैंने एक बात जरूर कही इस जयंती के शुभ अवसर पे कि हमसे जो भी साथी रूठ के चले गए, कारण चाहे जो भी रहा हो, अगर उनका बहुत बड़ा गुनाह नहीं रहा है तो अगर वो साथी फिर, क्योंकि भाई तो हमारे ही भाई, अगर वो भाई फिर बात करना चाहते हैं तो हम उस भाई से बात करने को भी तैयार हैं, क्योंकि वो भाई हमारा कहीं न कहीं हमसे बिछड़ गया, तो बिछड़ के अगर कहीं चला गया है तो हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम उन भाई को फिर इस नीले झंडे के नीचे मान्यवर कांसीराम साहब और माननीय बहन जी के आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं उन साथियों को, क्योंकि कंटिन्यू फोन आ रहे हैं, हमें लगा जितने चेहरे हैं वो सारे चेहरे कम से कम इतनी तो सहमति हमारे साथियों को दे दिए कि साहब जब भी कहिए हम लोग बैठने को तैयार है। जब आपने कहा ना कि सारे दलों में खलबली है, तो ये इसीलिए खलबली है कि जो लोग ये कहीं कहीं जो भी लालच देके, प्रलोभन देके, दबाव देके हमारे साथी को अपने पाले में कर लिए थे, बहन जी ने जो हमें मध्य प्रदेश में भेजा, और सारे साथियों के अंदर ये भाव आ गए कि अब चले हम इस आंदोलन के साथ। अब मेरा एक साथी, सहयोगी भाई भी आज मध्य प्रदेश में आ गया है। इसलिए इन लोगों में ये सोच या ये कहें कि घबराहट नजर आ रही। इसलिए साथियों, मैंने कहा कि मान्यवर कांसीराम साहब और उस महापुरुष को, ये लोग तो ऐसे महापुरुष हैं जिनको शब्दों की परिधि में बांधा जा संभव नहीं। यह महापुरुष शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मैं याद दिलाऊंगा, क्योंकि कुछ शब्द तो मैं
मान्यवर साहब के विषय में बोल ही दूं, वैसे भी आप लोग कैडर लिए हुए लोग हैं, लेकिन मैं कोशिश करूं कि आपके प्रदेश का ही। मान्यवर साहब ने 64 में नौकरी से रिजाइन करने के बाद जब ये आंदोलन चलाने का, हमने पहले भी कहा, वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर साहब ने फूले साहू और अंबेडकर जी का अध्ययन करने के बाद जब ये आंदोलन चलाना स्टार्ट किया और उसके तहत उन्होंने वाम से BS4 और बसपा बनाई। मैं आपके प्रदेश के कुछ पॉइंट, क्योंकि मैं कैडर पे नहीं आ रहा हूं, आपके प्रदेश में, क्योंकि 1984 में जब बसपा बनी उससे पहले माननीय कांशीराम साहब ने 64 से पढ़े लिखे कर्मचारियों को तैयार करने का काम किया था, और माननीय कांशीराम साहब ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को तैयार करने का काम किया, और 84 में जब उन्होंने BSP बनाई तो 85 में, एक साल बाद ही 85 और 86 में आपके ही प्रदेश में यहां के जो उस समय अर्जुन सिंह कभी CM हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी हुआ करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब ने जितने वाम सेप के लोगों को तैयार किया था, 64 से लेके 78 तक जो अथक प्रयास करके लोगों को तैयार किया, और उन लोगों को खरीदने का काम, तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह और राजीव गांधी ने किया था। ये आप लोगों को याद है। और जब 85 में ऐसी स्थिति बनी तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं अपने संगठन को इतना मजबूत बना दूंगा कि कभी मैं अर्जुन सिंह को सांसद बनने नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, याद है आप लोगों को, एक गरीब समाज के बच्चे को, हमारी तरफ तमाम जिनको सैनी भी बोलते हैं, कुशवाहा भी बोलते हैं, माली भी बोलते हैं, आपके यहां सतना से कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति को निकाला और लोकसभा का चुनाव लड़ाया, और 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व CM वीरेंद्र कुमार सकलेचा और अर्जुन सिंह। और ये बहुजन समाज का आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन इतना मजबूत बना दिया माननीय कांशीराम साहब ने कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को हरा के सतना से सांसद बहुजन समाज पार्टी का बनाया। मैंने कहा जयंती के मौके पे 1-2 पॉइंट में केवल आपको, ये है ही आप लोगों को, लेकिन फिर भी याद में ताजा दिला दूं। यहां भी पूर्व सांसद, रीवा में भी पूर्व सांसद पटेल समाज से 2-2 बार बनाया। एक बार जब हमें मौका मिला कि भाई आप जाओ प्रभारी बन के, तो जब यहां आया तो एक बार हमने भी आप लोगों के संघर्ष के बाद दौलत यहां भी एक बार सांसद आपने बनाया, विधायक बनाया। कहने का तात्पर्य मेरा, क्यों मान्यवर कांशीराम साहब, हम कहते हैं कि अगर 84 से पहले का, BSP बनने से पहले का अगर इतिहास उठा लिया जाए, आप देखिए कितने दलित समाज, दलित का तो कुछ बन गए, इसलिए कि बाबा साहब ने संविधान में रिजर्वेशन का प्राविधान कर दिया था, तो उस सीट पर तो सांसद और विधायक SC ही बनने थे, ST ही बनने थे। लेकिन OBC का कितना बना, आप लोग एक बार जरूर पढ़ने को पलट लीजिएगा। लेकिन OBC के लोगों को अगर सांसद, विधायक, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर
पार्लियामेंट और प्रदेश के मंदिर विधानसभा में अगर जाने का मौका मिला पिछड़े समाज के लोगों को, तो मौका अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की वजह से। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी गिनती ही बीएसपी की वजह से स्टार्ट हुई। नाई को कौन मौका देता था? कोई देता था? नाई को कभी भी मौका कोई पार्टी बीएसपी बनने से पहले नहीं दी गई। हमारी गिनती नहीं होती थी, बारी की गिनती नहीं होती थी, पाल की गिनती नहीं होती थी, प्रजापति की गिनती नहीं होती थी। और अगर गिनती करना आज आपकी वैल्यू पूरे देश में बताने का काम किया। आज आपको बीजेपी भी पूछ रही है, कांग्रेस भी पूछ रही है, तो ऐसा नहीं कि आपसे बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है। आपसे इतना स्नेह और प्यार नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पसीने से उनको खुशबू आती है। आपके पसीने से उनको खुशबू नहीं आती, अभी उतना ही बदबू आती है जितना पहले आती थी। लेकिन अब मजबूरी उनकी यह है कि संविधान में बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दे दिया और माननीय कांशीराम साहब और माननीय बहन जी ने मजबूत भाईचारा बना के आपको इकट्ठा कर दिया, नीले झंडे के नीचे लिया दिया। और जब नीले झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया तो आप विधायक और सांसद बनने लगे। तो आपकी एकता को तोड़ने के लिए आप विधायक और सांसद न बन पाए, आप लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में आपका सीएम न बने, पार्लियामेंट में आपका पीएम न बने, ये रोकने के लिए फिर इन्होंने इन समाज को बांटने का काम एक एक टिकट देके, कभी पार्षद का टिकट, कभी विधायक का टिकट, कहीं कहीं सांसद का भी टिकट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उनको समाज से प्यार है, वो इसलिए देते हैं कि आप नीले झंडे के नीचे मत इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं, और कांग्रेस बीजेपी को यही बगल में समाजवादी से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है हमें सामाजिक न्याय नहीं, हमें तो इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन करना है। और व्यवस्था में एक बार परिवर्तन हो गया, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब कहते थे, कलम से समझाते थे आप लोगों को कि हमें किसी का हक अधिकार हड़पना नहीं है, हम तो इस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था करना चाहते हैं। एक दूसरे पे किसी का लोड न हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नारा होता। हम कभी जातिवादी थे ही नहीं, हम जाति धर्म मजहब की तो बात ही नहीं करते थे। हमारा तो ये था कि अगर इस देश में इंसान है तो इंसान को इस देश में इंसान का दर्जा मिल जाना चाहिए। जाति धर्म मजहब के आधार पे इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो बधाई देना चाहेंगे सर्व समाज के लोगों को कि कम से कम ये नीले झंडे और बीएसपी के मंच या माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब उनकी बात को सुना तब उनको समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी बांटने का काम नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी तो भाईचारा बनाने का काम करती है, एकता की बात करती है और समता स्वतंत्रता भाईचारे की बात करती है। ये खुशी की बात है। और अभी आप उत्तर प्रदेश में अब जाएंगे तो अब चौराहे पर भी हमारा जो समाज है उसके साथ साथ
अब तो ब्राह्मण समाज भी ये कहता है कि भाई जितना सम्मान हमें बीएसपी की सरकार में मिला उतना तो मुझे बीजेपी और कांग्रेस में भी नहीं दिया, इसलिए हमें इसके साथ। अभी हमारा एक विधायक राजपूत समाज से, उसके खिलाफ भी छापा पड़ गया, अभी पड़ा, क्योंकि वो बीएसपी के आंदोलन को लेकर चल रहा। तब भी हमारी नेता ने जोरदार शब्दों में खंडन किया, और जब खंडन किया तो इसके बाद राजपूत समाज में भी आया कि अगर कोई बोल्ड वक्तव्य देने वाली अगर नेता कोई है इस देश में तो नेता बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए हम किसी के हक अधिकार को खाने वाले नहीं, हम किसी के हक अधिकार को दबाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि हम इस देश में बहुजन समाज के लोग, जो हमारी तादाद 80 से 85% है, जो 90% है, हमें वह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और वो हिस्सेदारी कहाँ मिलनी चाहिए? आज मुझे बहुत कुछ नहीं गिनाना है, आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने ओबीसी समाज के जज मिलेंगे, आपको मिलते हैं? कोई आपको ओबीसी समाज का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। आराम से बैठिए। कोई भी दलित का 1-2 मिल जाएगा। जितनी यूनिवर्सिटी है सेंटर की यूनिवर्सिटी, उसमें जज आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसे तमाम जगह जो आपको आगे बैठिए, आप तो बैठिए, आपको अगर ये लोग भागीदारी की बात करते हैं, आप वोट बीजेपी को दे देते हैं, आप विधायक बीजेपी का जिता देते हैं, आप विधायक सांसद कांग्रेस का जिताते हैं, लेकिन जब टाइम आता है भागीदारी का तो फिर वो लॉलीपॉप पकड़ाते हैं। वो काम लंबे समय से चल रहा, वो बीजेपी भी आज कर रही है, उससे पहले कांग्रेस के लोग भी करते रहे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि बाबा साहब का वो कोटेशन मैं दोहरा दूं। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोग, आए मेरे बहुजन समाज के लोग, आप लोग दूसरे दलों में चाहे जितनी लंबी लाइन लगा लें, चाहे जितनी लंबी लाइन लगा लें, आपकी लाइन तो लंबी हो सकती है, लेकिन वह लाइन ताकतवर नहीं हो सकती है। क्योंकि इस मंच से मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, वो बात मैं नहीं कहना चाहता कि पूंछ तो लंबी हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं, वही स्थिति है। हमें तो सांसद बहन जी ने बनाया, साहब ने बनाया, तो तमाम दलित पिछड़े समाज के लोग वहां मिलते हैं पार्लियामेंट। जब जुल्म जास्ती समाज पे होती है तो हम लोग कहते हैं भाई बोलो ना, उन लोगों ने आपको वोट दिया है, उन लोगों ने आपको सांसद बनाया है, उन लोगों ने आपको विधायक बनाया है, तो कम से कम आप उनकी आवाज तो उठाइए। लेकिन वो बोलने की न पार्लियामेंट में हिम्मत जुटाते हैं, न विधानसभा में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको अब पता है कि एक शब्द अगर हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी चले जाएगी, हमारी टिकट भी नहीं मिलेगा, हम विधायक भी नहीं रह पाएंगे। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये चुपचाप पड़े रहते हैं। मेरे साथी ने अभी बताया कि यहाँ पे करीब तमाम दलितों के घर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ दिया गया। भाई हम कहीं बांग्लादेश से तो चल के आए नहीं, हम पाकिस्तान से तो चल के आए नहीं, हम सिंध से तो आए नहीं हैं। जो सिंध से आए उनको तो राजमहल है, दिल्ली में जाके देखिए, नाम आज मुझे नहीं लेना है। जितने लोग बंटवारे के समय भारत में आ गए, हम तो यहाँ के निवासी हैं,
हम तो यहां के रहने वाले लोग हैं और यहां के लोगों को संविधान में अधिकार दिया है बाबा साहब ने कि जब आपके वोटों से सरकार बनेगी तो जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सरकार मुहैया कराएगी। ये तो संविधान में अधिकार दिया हुआ है। लेकिन ये संविधान में दिए गए अधिकार को जिसको आप वोट देके विधायक जिताए और जब उनकी सरकार बनी, अभी तमाम ऐसे फैसले होते हैं जो मिनट में पार्लियामेंट बदल देती, कोर्ट के भी फैसले को मिनट में पार्लियामेंट बदल देती। लेकिन दलितों के घर तोड़े जा रहे हैं, किसी को दर्द नहीं हो रहा। यह भी सोचने का विषय है। और बसपा का तो नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, हम लोग तो बहुत सी जमीनें सरकारी कब्जा कर रखे, हमारा क्यों नहीं तोड़ते? हमारा इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज हैं, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग भाईचारा बना लिए। तो जब मजबूत हो गए और माननीय बहन जी ने सरकार बनते ही सरकारी जमीनों का पट्टा भी खूब दिया, कब्जा भी खूब दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे दलित समाज के भाई जिनके ये घर टूटे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के हम बहन से डिस्कस करके ज्ञापन दिया जाए कि उनको पुनर्कहीं बसाया जाए। वो यहीं के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग बंटना बंद कर दो। भाई हमारी नेता कौन है? हम कहते हैं अगर हमारा एक ब्राह्मण भी विधायक हो जाएगा, हमारा एक राजपूत भी विधायक हो जाएगा, भाई उत्तर प्रदेश में तो बने ही, हम बहुमत में भी है। लेकिन नीतियां किसकी रही, पॉलिसी किसकी रही? किसी विधायक की पॉलिसी नहीं थी। वो पॉलिसी अगर रही तो वो पॉलिसी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की सीएम थी, उनकी पॉलिसी पे प्रदेश चला। लेकिन आप लोग इतना अग्रेसिव हो जाएंगे, अरे जब इनकी सरकार बनाते रहे, अपना वोट देके इनका विधायक जिताते रहे, तो जब तुम्हारी पार्टी का नीला झंडा पकड़ ले तो क्यों दिक्कत हो रही है? जिताओ। और जिता दोगे तो उनको हाथ किसके लिए खड़ा करना पड़ेगा? बहन कुमारी मायावती जी के लिए करना पड़ेगा। उनको किस पे संघर्ष करना पड़ेगा? इंसानियत, भाईचारा, समता मूलक समाज बनाने के लिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन पता ना आप अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? इसलिए थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो। जब बहन जी ने नारा दिया सर्व समाज का, तो एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है? इसलिए मैं आप लोगों से आज अपील करता हूं कि जो भी स्थितियां हैं, हमने कहा आज बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है पूरे देश में। आप याद करिए महात्मा फुले जी 1828 में संघर्ष करे, 28 से लेके लंबा संघर्ष रहा है। 48 में उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया। मैंने कहा महापुरुषों पे मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा का काम किया, शिक्षा दिलाने का लड़कियों को काम किया। फुले जी ने हंटर कमीशन के सामने 1848 में आवेदन दिया। क्या आवेदन दिया था? कि मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा पे जोर दिया कि गरीब समाज को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज क्या हो रहा है? जिसकी आप सरकार बना रहे हैं, जिसका आप विधायक जिता रहे हैं, वो क्या कर रहा है? कागज और कलम पर भी जीएसटी लगा रहा है।
आज भी कागज और कलम, अगर आप अपने बच्चों को किताब भी खरीदने जाते हो तो निःशुल्क शिक्षा तो छोड़ो, अनिवार्य शिक्षा तो छोड़ो, आपको 18% जीएसटी भी बच्चे के पेन खरीदने पे, कागज खरीदने पर देना पड़ेगा। ये आपकी सरकार है, ये आप जिसको, क्योंकि वोट से आपके ही तो जीते हैं, इसलिए मैंने कहा विचार तो कहीं कहीं करना पड़ेगा। यह सरकार जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइमरी पाठशाला है, एक सूत्री कार्यक्रम करके उसको बंद करने का काम, पाठशाला को बंद करके क्या कर रही है, मधुशाला खोलने का काम कर रही है। पाठशाला बंद हो रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे, अब उसका विरोध है, अब नहीं कर रहे। इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार की नीतियां बहुत अच्छी नहीं। महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी की हम बात करें, जो कुर्मी समाज से आते थे, और उन्होंने पहली बार अपनी रियासत कोल्हापुर में आरक्षण देके 50% आरक्षण 1902 में इस बहुजन समाज, दलित समाज को सम्मानित करने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में। और कांबले नाम का एक दलित का उन्होंने अपने राजमहल के बगल में ही ढाबा खुलवा दिया, और एक दलित के ढाबे पे खाना खाने जाते थे, और जब राजा खाना जाएगा तो फिर तो प्रजा को तो वैसे भी, मतलब इस तरह का संघर्ष। और मान्यवर या बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब की तो कोई लाई, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह कि अगर अब भी आप लोग नहीं चेतोगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। अब आप ये देखते हैं कि चुनाव के समय पे, अरे इनके पास पैसे की कौन सी कमी है। अभी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, लोकसभा चुनाव 24 में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा टाइट हुआ और इस राजनीतिक पार्टियों से कहा भाई आप जो पैसा पानी की तरह इलेक्शन में चुनाव में बहाते हो, कहां से आता है उसका लेखा जोखा दो। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से उन्होंने मजबूर होके थोड़ा सा ही लेखा जोखा दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो एसबीआई से खरीदा था इन लोगों ने, उसमें कितना निकला, 13,000 करोड़। एक पार्टी को चंदा मिला, बीजेपी को 13,000 करोड़। किसका? इस देश के उद्योगपतियों से। इस देश के बड़े बड़े धनवानों ने 13,000 करोड़ चुनाव लड़ने के लिए किसको दिया? बीजेपी को दिया। और 2800 करोड़ किसको दिया? कांग्रेस को दिया। और 3200 करोड़ ममता जी को दिया। इस तरह से सबका था, लेकिन बीएसपी को 1 रुपया नहीं मिला। और बीएसपी से कोई 1 रुपया नहीं मिला। और उसका रीजन ये था कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा यह पार्टी किसी उद्योगपतियों के धन से नहीं, हमारे इस बहुजन समाज के, गरीब समाज के 1-1 रुपए के खून और पसीने की कमाई से चलेगी। और जब ये आपके खून और पसीने की कमाई से पार्टी आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में बहन जी को जब सीएम बनने का मौका मिला तो आप यहीं से जाइए देखिए, ये लगता है कि साहू जी, फूले जी, पेरियार जी, बिरसा मुंडा, बाबा साहब कहीं और पैदा नहीं हुए, बल्कि वो कहां पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में। इतना भव्य स्मारक इन महापुरुषों के नाम पे, भागीदारी भवन इन महापुरुषों के नाम पे, ये तमाम पार्क इन महापुरुषों के नाम पे। आप लोग को केवल एक चीज याद दिलाऊं, महाराष्ट्र के लोग केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे,
तमाम लोग कुर्बान हो गए, बलिदान देना पड़ा, तब भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और लास्ट में जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई तो राजीव गांधी मांग कर रहे थे महाराष्ट्र में बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी का, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने 6 एकड़ में यूनिवर्सिटी कहां बनाई, जाके लखनऊ में शिलान्यास किया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो 6 एकड़ में नहीं, आप यहीं कानपुर में चले जाइए, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे 300 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना दी बहन कुमारी मायावती। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पे आप बरेली में चले जाओ, 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना दी। गौतम बुद्ध जी के नाम पे, महामाया के नाम पे तमाम जिले, तमाम बालिका विद्यालय। ये क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि बहन जी ने किसी उद्योगपति से सहारा नहीं लिया, और जब उद्योगपति के सहारे से पार्टी नहीं चलाई, और जब इस समाज के संघर्ष और खून पसीने से पार्टी आगे बढ़ी, तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उस समाज के लिए काम किया, और काम किया तो समाज को सम्मान दिया, और उस समाज से जो महापुरुष पैदा हुए थे उन महापुरुषों को भी सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया। इसलिए मैंने कहा कि यह आंदोलन आपका है, इसको चलाने की भी जिम्मेवारी आपकी। फूलपुर बहुत दूर नहीं, आप लोग यहां से चल के गए थे, 1 वोट 1 नोट पर भी काम आपने किया। इसलिए मैंने कहा आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है, हर तरफ से। वो ठीक है, कभी लालीपाप या हम कहें सगुफा ये बीजेपी के लोग छोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, इन्होंने लगातार अगर शोषण सबसे ज्यादा किसी का किया तो दलित का किया, पिछड़ों का किया, आदिवासियों को किया और मुस्लिम समाज के लोगों का किया। और उत्तर प्रदेश में तो उनके साथ साथ अभी ब्राह्मण समाज का भी बड़े पैमाने पे बीजेपी की सरकार में ही बड़े पैमाने पे ब्राह्मण समाज का भी अपमान बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी शुरू कर दिया है। अभी कल परसों एक पेपर था, उसको मुझे नहीं दोहराना है, उस पेपर में भी आया था, आप लोग देखेंगे, पढ़ लेंगे, इस तरह की स्थिति बनी हुई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय अच्छा नहीं। इसलिए माननीय कांशीराम साहब की जयंती का मौका हलवा पूरी या केक काटने वाला मौका नहीं है। उन्होंने अपने जन्मदिन का भी मकसद रखा था। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन होगा, उस दिन पार्टी संगठन की समीक्षा होगी, पार्टी संगठन को पूरे देश में आगे बढ़ाने का प्लान होगा। उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन का मकसद भी महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का मकसद होगा। और माननीय बहन जी का जन्मदिन जो 15 जनवरी अभी बीता है, उन्होंने कहा 15 जनवरी जब आएगा तो ये पार्टी को आर्थिक सहयोग देके पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाने का माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसको आप लोगों ने मनाया। इसलिए मैं ऐसे मौके पे मैंने कहा मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज्यादा कैडर यहीं पे माननीय कांशीराम साहब, जब टाइम हम तो दिल्ली में देखते थे, जब आपके प्रदेश में नहीं थे तो तुरंत उठते थे, मुझे रीवा जाना है, मुझे सतना जाना है, मुझे भिंड जाना है, मुझे मुरैना जाना है, मुझे सीधी जाना है, यही रहते थे। और आप लोगों में भाईचारा बनाने का काम, और इसमें कहीं दो राय नहीं कि जितना हमने आप में जोश देखा, जितना उत्साह देखा, वह जोश और उत्साह मुझे जब मैं 2003 में आया
तो वो 2003 से लेके 2016 तक मैं आपके बीच में रहा। खैर जीरो नहीं रहा कभी भी, उस दौरान में कभी भी जीरो नहीं रहा। दुख की बात है कि इस बार आप विधानसभा में जीरो हैं। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर अपील करूंगा कि जब मेरा इतना बड़ा समाज है तो कहीं न कहीं इतने बड़े समाज में यह संख्या जीरो हो जाए, यह संख्या जीरो हो जाए, ये चिंतन का विषय है। हमें विचार करने की जरूरत है कि हम इस आंदोलन को कहां पे खड़ा कर दिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे मौके पे हमने कहा 2003 से ज्यादा जोश मुझे आज दिखा है। मैंने वो जो लाइन स्टार्ट में कही थी फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि हम भी आपके भाई हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूं, नेता नहीं हूं, हम भी तो आपके परिवार का, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई। हमारी कुछ, अभी मैं रामपुर बघलान से आगे रुका तो कुछ बहनें आई, एक आध दो बुजुर्ग, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। तो जब मेरे सर पे हाथ फेरती हैं तो मुझे लगता है या तो मेरी बहन का हाथ है या तो मेरी माँ का हाथ मेरे सर पे। तो कहीं न कहीं एक प्यार मुझे दिखा। और एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो कह रहा था मैं 5 दिन से इस उम्मीद के साथ मैं यहां पे लगा हूं कि आपको एक फूल या गुलदस्ता भेंट करूं। मैं बड़ा आहत हो गया, मर्माहत हुआ कि जिस समाज के लोग हम लोगों से इतनी उम्मीद लगाए हों, अगर उस समाज की उम्मीद जब टूटती है या उसकी उम्मीद को जब हम तोड़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अगर सबसे बुरी से बुरी जगह कोई होगी तो वहां भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी है। एक अंधा व्यक्ति हमसे उम्मीद लगाया है और हम स्वार्थ में बिकते जाएं, हम स्वार्थ में मूवमेंट को बेचें, तो कहीं न कहीं ये हमने कहा चिंतन का विषय। इसलिए मैं आपसे अपील करते हुए कि आप लोग, फिर मैं वही बात कहूंगा कि मैं तो इस बार कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन मैं फिर रीवा में आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। और रीवा में आके कोई मंच का कार्यक्रम नहीं करूंगा। आप लोग खुद आओ, चल के हम गेस्ट हाउस में बैठ जाएंगे। आप लोग अपने अपने जिले की, अपनी अपनी विधानसभा की स्थिति 10 सालों में क्या रहा है वो अवगत कराओ। क्यों आप सीट नहीं जीत पाए वो चीजें बताओ, और वो भी बताओ, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी 10-12 सालों से मैं बाहर हूं तो हमसे अच्छा आप लोग जानते हैं। इसलिए आप हमें बताइए कि सर त्योथर की ये स्थिति रही है, देव तालाब की ये स्थिति रही है, मनगवा की ये स्थिति रही है, जिसके कारण हम विधायक नहीं जीत पाए। और साहब अगर ये स्थिति बना दी जाए तो फिर हम इस आंदोलन को भी आगे बढ़ा देंगे और सीट भी जीत लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि निस्वार्थ भाव से, मिशन के भाव से आप हमें जरूर राय देंगे, जरूर ग्राउंड की रियलिटी बताने का काम करेंगे कि सर इस तरह का काम हमें अब फिर जिले जिले वाइज, विधानसभा वाइज भाईचारा बनाने का, बीएसपी का आंदोलन लेके चलने की जरूरत है। और मैं आपके उस सुझाव का ससम्मान स्वागत करूंगा। आप लोग हमें जरूर सुझाव दीजिए। इसलिए मैंने कहा जब दूसरा कार्यक्रम बनेगा तो केवल आपसे मिलने और आपको सुनने का बनेगा। और मैं तो रीवा की हर विधानसभा में गया, सतना की हर विधानसभा में गया, सीधी की हर विधानसभा में गया। तो जब हर विधानसभा में गया तो आप लोगों ने उस तरह का हमें सम्मान भी दिया और उस तरह से आप लोग रिजल्ट भी दिए। नहीं तो सतना जैसे जगह पे मेयर बनाना भी इतना आसान नहीं था। सांसद बनाना तो एक अलग चीज हो गई सांसद, लेकिन मेयर में तो वह गढ़ आ जाता है जो मजबूत लोगों का क्षेत्र होता है।
लेकिन वहां भी मेयर बनाया आपने सीधी में मेयर बनाया, सिगरौली में मेयर बनाया। तो कहीं न कहीं ये चीजें तब बनी जब आप लोगों ने ग्राउंड की रियलिटी को समझ के हमें समझा के आप लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इसलिए ऐसे मौके पे मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना कहते हुए फिर मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा और इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। और उस भाई और बेटे को जिस तरह आपने सम्मान दिया, जिस तरह वेलकम किया, मुझे लग रहा था कि वो कड़ी ही नहीं टूट रही थी, लगातार लोग आए जा रहे थे। मुझे लगा कि ऐसे में शाम हो जाएगी। तब मैंने आयोजक साथियों से कहा कि अब स्वागत का कार्यक्रम रोक दीजिए, क्योंकि स्वागत तो आपके चेहरे से नजर आता है, माला फूल से ही स्वागत नजर नहीं आता। जो चेहरे से दिख जाता है, जो आपके फेस पे हंसी है, जो आपके चेहरे से हमें सम्मान दिखता है, उससे बड़ा सम्मान इस फूल के माला में नहीं मिलती। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है। तो इसलिए जो स्वागत कर लिए उनका भी सम्मान, और जो लोग नहीं कर पाए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपका भाई आज नहीं कल जब मैं आपके घर आऊंगा, आपके विधानसभा में आऊंगा या आपके जिले में आऊंगा, तो उस समय आपको फिर मौका मिलेगा। आप उस समय अपने बेटे का, अपने भाई का सम्मान कर लेना और 2 रोटी भी अपने घर का बना के खिला देना, हम चल के आएंगे। इसलिए ऐसे मौके पे मैं पुनः बहुजन समाज पार्टी की नेता और हमने पहले ही लाइन में कहा, स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक। आप सोचिए, आज भी आपका बेटा अगर 18 साल 22 साल में घर छोड़ के पार्टी के साथ लगे तो माँ बाप या परिवार में कितना कलह हो जाता है। लेकिन उस समाज की बेटी बहन कुमारी मायावती जी उस उम्र में अपने परिवार से बगावत करके जब बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पकड़ा, तो उस लड़की का स्वाभिमान देखिए, उसका गट्स देखिए। और जिस समाज की बहन इस तरह, जिसको हम लोग आयरन लेडीज के नाम से जानते हैं, जिनको हम आयरन लेडीज कहते हैं, जिनका इतना मजबूत स्वाभिमान, और उस बहन के हाथ में बीएसपी का ये बागडोर, तो मुझे लगता है कि हम मान्यवर कांसी राम साहब का मिशन बहन जी के नेतृत्व में मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। थोड़ा देर हो सकती है लेकिन जरूर पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा, स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक बहन कुमारी मायावती जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने फिर मुझे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का मौका दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने आयोजक साथियों का, जो मेरे कोऑर्डिनेटर और महासचिव, सचिव या हमारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े साथी, आज कम टाइम में भी आप लोगों ने जो हुजूम इधर उमड़ा है, उसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया, कोशिश किया है। मैं उसके लिए भी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जो अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आज अपने भाई और बेटे को सुनने के लिए आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत समय हमने ले लिया, आप लोग इधर बता रहे 11 और 12 बजे से इधर बैठे हैं और इस समय 4:30 हो रहा, बड़ा लंबा समय हुआ। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जितना स्नेह और प्यार आपने अपने भाई बेटे को दिया है, आपके आन मान सम्मान में यह भाई बेटा भी बहन जी के नेतृत्व में आपका सर कभी नीचा होने नहीं देगा। इतना भरोसा दिला के मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसी राम।